हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं 9th की थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले क्लास की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मैम समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बेटा, चूंकि ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको आप जितना समझोगे उतना नयापन इसके अंदर बना हुआ रहेगा, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि एक एकांक क्षेत्र में फल में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या। अब बताओ, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था आपको कि एक क्षेत्रफल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और जो हमें आंखों से नजर तो आते हैं लेकिन काफी छोटे होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो काफी बड़े होते हैं। तो चूंकि इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी पढ़नी है तो थोड़ी सी अभी शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरी वीडियो जो है, मतलब पूरा चैप्टर जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज धीरज रखिए, धैर्य रखिए और पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हम बारी बारी से एक एक चीज जब जानेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे थे। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, मैम क्या पढ़ा रही हैं। बस केवल आप जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो नजर आ रही हैं उनको आप नोट करते जाइएगा। और नोट करने के साथ साथ आप एक बार, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं जब यहाँ पढ़ाती हूँ उसके बाद जाके आप NCERT की बुक या कोई भी बुक जो आपके पास प्रेजेंट है, क्लास 9th की जो बुक है, वो कोई भी बुक आपके पास अगर प्रेजेंट है तो आप उसको एक बार जाके रीड कीजिए, जो भी पॉइंट्स मैं पढ़ा रही हूँ, तभी वो चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। नहीं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप यहाँ पढ़िए, पढ़ने के बाद आप जाके एक बार NCERT बुक पढ़िए और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आता है, तब आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें जब आप क्वेश्चंस पूछते हो तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होता है। अब पूरे क्लास को एक्सप्लेन करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है, बहुत आसान सा चैप्टर है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑरिजिन से लेके, पृथ्वी की ऑरिजिन से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस हुई हैं, इस पे सारी चीज़ें पढ़नी है। तो नॉर्मल सी बात है कि इस छोटे से चैप्टर के अंदर जब इतना कुछ पढ़ेंगे हम तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। तो आप बारी बारी से सारे चैप्टर्स को देखते जाइए, पूरी चैप्टर क्लियर करने की गारंटी मैं ले रही हूँ। तो आपको करना क्या है, फर्स्टली वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद आपको जाके बुक पढ़नी है और बुक पढ़ने के बाद आपको फिर से एक बार वीडियो देखनी है। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पूरी क्लास जो है अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन को बांटा गया, किस तरीके से बंटवारे का क्या नियम रखा गया। जैसे हम किसी भी चीज़ में बंटवारा करते हैं तो बोलते हैं ना 1/3 इसको देंगे और 1/4 जो है इसको देंगे। तो ये किस तरीके से, उसका बेसिस क्या रखा गया, किस तरीके से इसकी बंटवारा हुई है, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा चैप्टर है, तो लेकिन इजी वे में हम समझ पाएंगे। लेकिन कब, जब आप भी हमारा साथ देंगे तब। केवल क्लास से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल क्लास से हम उसकी थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं, हम सामने से नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि यहाँ पे आप सामने नहीं हो कि आपके हर एक क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। तो इसलिए दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों का सॉल्यूशन भी है। घबराइए नहीं, आराम से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, साथ ही क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, एंड द फोर्थ पॉइंट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रखा गया था, कैरेक्टरिस्टिक। जैसे किसी भी जीव के अंदर अगर मतलब जैसे बकल कैविटीज पाई जा रही हैं तो उनको एक कैरेक्टर मान लिया गया है इस कैविटी को, और उसको क्या किया गया
कि उस तरह के जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म दिखे हमारे आसपास, उसको हमने एक ग्रुप के अंदर रख लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ बेसिस माने गए थे क्लासिफिकेशन के लिए। तो क्या क्या बेसिस माने गए उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सा कैरेक्टर को लिया गया था क्लासिफिकेशन के लिए वो देखेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर लिया गया, जैसे कोई भी चीज को बंटवारा करने के लिए हम ऐसा नहीं करते कि किसी को भी कहीं भी डाल दिए, वैसा नहीं। जैसे कभी कभी आपके घर में जब बंटवारा होता है तो आप देखते हैं ना कि जो एबल पर्सन है उसको थोड़ा कम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी जानता है कि वो और आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जो एबल नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास और एबिलिटी नहीं है कि वो बढ़ा सके, है ना। तो इसी तरीके से इसके भी कुछ बेसिस रखे गए हैं, जिसके तहत माना गया कि आखिर किस किस बेस पे हम कैरेक्टर्स को अलग अलग बांट के और किन किन कैरेक्टर्स के आधार पे हम जीवों को अलग अलग बांट सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या दिखाया गया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है किसी भी सेल के अंदर। सेल बेसिकली सेल को ही लिया गया सबसे पहले। और जो प्राइमेटिव थे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्राइमेटिव है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो उसके बेस पे माना गया कि कौन कौन से जीव ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है और न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इसके बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखा गया कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको एक कैटेगरी में बांट दिए, और न्यूक्लियस एब्सेंट है, अनप्रेजेंट है, तो उसको हम एक कैटेगरी में बांट दिए। दूसरा चीज जो देखा गया कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो उसको एक कैटेगरी में, और अगर मल्टीसेलुलर है तो उसको भाई अलग कर दिया गया कि नहीं, तुम एक जाति के हो, तुमको अलग रखो। ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है। अब देखा गया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उसका जो न्यूट्रिशन करने का तरीका है, उसका जो पोषण का तरीका है, वो किस तरह का है। क्या वो स्वपोषण करता है या परपोषण करता है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो उसको एक कैटेगरी में बांट दिया गया कि ये सारे के सारे जो हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और इसके कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ मिलेंगे, है ना। और जो हेटेरोट्रॉफिक थे उनको एक अलग ब्रांच में डाल दिया गया, एक अलग कैटेगरी में डाल दी गई। उसी तरीके से ये कुछ मोड्स रखे गए, जिसके ये कुछ बेसिस रखे गए कैरेक्टर्स के बेसिस, जिसके थ्रू मतलब उसको बंटवारा किया गया। और चौथा जो इसका मोड रखा गया वो क्या था, थ्रू द बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं। आप अपने बॉडी को देख लो और एक हाथी की बॉडी को देख लो, दोनों में वैरायटीज है ना। या फिर एक अमीबा की बात करें, एक पैरामीशियम की बात करें, या फिर एक प्लांटीज की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो इन सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, कुछ ना कुछ क्या बहुत सारे वेरिएशंस है। और इन सभी वेरिएशंस को अलग अलग बांटने के लिए ये क्लासिफिकेशन की गई है। ये पूरा क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया ताकि इन कैरेक्टर्स को अलग अलग बांट के और उसकी अध्ययन, उसके बारे में, जैसे जो प्राइमेटिव जो सेल्स हैं लाइक जिनके अंदर न्यूक्लियर्स पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। अब प्रोकैरियोटिक सेल से बनने वाले जितने भी जीव थे उनके बारे में अगर हमको बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो कि बंटवारा करना होगा, है ना। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको एक कैटेगरी में बांट लिए। अब उनके अंदर कैरेक्टर्स देखा जा रहा है कि उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और किस किस बेस पे वो एक दूसरे के काबिल है, मतलब एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना। क्लासिफिकेशन क्या है वो हम ऑलरेडी समझ गए। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने सीधे सीधे बतलाया गया, बंटवारा, एक दूसरे से बंटवारा। अब ये बंटवारा तो हो गया, अब किस बेस पे, तो पहला तो ये कैरेक्टर्स के बेस पे हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन के बेस तो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब ये इवोल्यूशन क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में देखिए, इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता। ये जो इवोल्यूशन है ये एक दिन में नहीं होता। इवोल्यूशन होने में बहुत सारा टाइम लगता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है अगर हम समझे तो चेंजेस इन कैरेक्टर्स, यानी कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, जितने भी हमारे अंदर जो गुण पाए जा रहे हैं, इनमें परिवर्तन। अब जैसे हम लोग एसएसटी के अंदर पढ़ते हैं कि आज से बहुत साल पहले जो हमारे पूर्वज थे वो बंदरों से आए हैं, है ना। मंकीज से हमारा जनरेशन स्टार्ट हुआ। क्यों भाई, क्यों कहते हैं कि मंकीज से ये जनरेशन स्टार्ट हुआ और आज हम मंकी क्यों नहीं है?
अगर हम मंकी से बन के आए हैं तो मंकी क्यों नहीं है? तो क्या हुआ कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हम एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग या फिर अपने नीडिंग के अकॉर्डिंग हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ी, उन अंगों का उपयोग जो था वो बढ़ता गया, है ना। और जैसे जैसे उन अंगों का उपयोग बढ़ता गया, हमारे अंदर वेरिएशंस आते गए, बदलाव आते गए, और यही बदलाव जब हमारे जनरेशन के अंदर बिल्कुल परमानेंट हो गया तो उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया मंकी के अंदर क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति ज्यादा नहीं होती और उनके हाथ पर काफी मजबूत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने तरक्की की, आज हमारे अंदर क्या है कि हमारे हाथ पर उस मंकीज की तरह मजबूत नहीं है कि हम पेड़ों पे लटक के रह सके पूरे दिन के लिए, है ना। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो उनके अकॉर्डिंग ज्यादा चलता है। रीजन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज से करीब लाखों वर्ष पहले की बात है कि तब से लेके अभी तक हम लगातार क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हम सीधा कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटर की तरह सोचते हैं। तो ये जो हमारे ब्रेन का काम ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारी बॉडी की जो जरूरत है वो धीरे धीरे कमती जा रही है। तो क्या हो रही है कि उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, और इन्हीं वेरिएशन, जब ये वेरिएशन अस्थायी हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये वेरिएशंस धीरे धीरे इवोल्यूशन में बदल जाते हैं और फिर वो हमारा एक नया गुण बन जाता है, एक कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली चेंजेस इन कैरेक्टर्स। जितने भी हमारे कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स नहीं, कुछ गुण मिलेंगे, सारे कैरेक्टर्स नहीं खत्म हो जाते, कुछ गुण मिलेंगे। जैसे बंदर की बात करें, अगर हम मंकीज के अंदर देखें, और हमारा जो सबसे नजदीकी जो हमारा फैमिलियर है वो कौन है, गोरिल्ला, है ना। चिंपैंजीज जो हैं, चिंपैंजी के बाद गोरिल्ला जो होते हैं ज्यादा समझदार होते हैं, उनके बाद मनुष्यों का नंबर आता है। तो आप देखेंगे कि गोरिल्ला का जो चलने का तरीका होता है, वो खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दिया था। उनके हाथ पर जो हाथ थे वो पंजों की तरह इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। पैर जो है वो काफी स्ट्रांग है। आज भी ऐसा नहीं कि गोरिल्ला बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ गोरिल्ला के अंदर वेरिएशन आया और वो धीरे धीरे उसके अगले नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये चेंज होता गया, और फिर वो एक आज हम ह्यूमन बीइंग की तरह दिख रहा है। मंकीज के अंदर भी वही चीजें थी सेम, कुछ जिन्होंने वेरिएशंस को अपनाया नहीं, जो वहीं के वहीं रह गए, वो आज भी गोरिल्ला ही बन के हैं। और जिन्होंने वेरिएशंस को अपनाया, उनकी जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, एडवांस पीढ़ी है, वो आज मनुष्यों के रूप में देखी जा रही है। तो इसी को वेरिएशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड ऑल्सो वेरिएशन। इसको क्या कहते हैं हम? सॉरी, आज पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, कभी कभी पता नहीं क्या हो जा रहा है। इसको वेरिएशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये वेरिएशन, इवोल्यूशन क्या है, चेंज इन कैरेक्टर्स, लेकिन एक दिन में नहीं, काफी लंबे समय में, है ना। अब देखिए ये प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म जो थे, यानी कि लाइक मंकी, है ना, ये मंकी आज एडवांस होके क्या बन गया है, ह्यूमन बन गया। किसके कारण? इस इवोल्यूशन के कारण। अभी जो प्रेजेंट है ये इवोल्यूशन के कारण, लेकिन हमें हुआ क्या, वेरिएशन हुआ। धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें चेंज हुई, और चेंज होते 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 आज हम क्या है, एक नए रूप में दुनिया के सामने है ना। तो ये वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन जनरेट होता है, प्रकट होता है, अपीयर होता है, ठीक है। तो प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म जो थे, मंकीज जो थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने देखिए ये चेंजेस होते क्यों हैं, अगर क्यों का जवाब पूछा जाए तो फॉर सर्वाइव बेटर। सर्वाइव बेटर का मतलब जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, जीवन को और ज्यादा अच्छे तरीके से जीने के लिए क्या करते हैं, ये वेरिएशंस लाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और ये वेरिएशन जब परमानेंट हो जाते हैं तो वो इवोल्यूशन में बदल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोअर जो सेंसेस होते हैं हमारे, वो हाई सेंसेस के रूप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आई थिंक मंकी टू ह्यूमन के बीच में जो मैंने वेरिएशन और इवोल्यूशन को आपको समझाया है, वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, वो प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म थे। आज हम एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं, और इस एडवांस ऑर्गेनिज्म को हम ह्यूमन के रूप में देखते हैं, और ये प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म क्या थे, मंकीज थे। और इन मंकीज के अंदर वेरिएशंस हुए, है ना,
ये चेंजेस क्या है? वेरिएशंस है। ये वेरिएशन यानी कि चेंजेस हुए और इन चेंजेस के कारण क्या हुआ? इवोल्यूशन हो गया। आज एक नए जीव का निर्माण हो गया, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का निर्माण हो गया। इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है इवोल्यूशन भाई? किस लिए ये होता है? और प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म एडवांस ऑर्गेनिज्म में क्यों चेंज होते हैं? तो फॉर सर्वाइव बेटर, यानी कि वो अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर कुछ वेरिएशंस करते हैं, जिनके कारण इवोल्यूशन पैदा होता है, ठीक है। और इस इवोल्यूशन को पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम दिखाया था। चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा, ये इवोल्यूशन के अंदर काफी फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? 1859 के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि स्पीसीज का निर्माण कैसे हुआ है पृथ्वी पे, कैसे ये पृथ्वी पे आए, ये जो स्पीसीज है ये किस तरीके से पृथ्वी पे आए। इसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये अक्सर पूछा जाता है, नीट वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किन के द्वारा लिखी गई है? तो वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने सबसे पहले आइडिया ऑफ इवोल्यूशन उसी बुक के अंदर दिखाया था कि इवोल्यूशन किस तरीके से होता है, वेरिएशंस क्या हैं। ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो बुक है, इसमें उन्होंने काफी अच्छे से दर्शाने का काम किया था। कब? 1859 के अंदर। किसने? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। तो आई होप कि आपको इवोल्यूशन की ये जो टॉपिक है ये काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नोट नहीं किया है तो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहां से हम बढ़ते हैं इधर। अब देखिए, अब क्या करना है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अब हम पढ़ेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या क्या ऐसे सूत्रधार रखे गए जिसके अंदर क्लासिफिकेशन को करने का काम किया गया। आगे की क्लास में हम देखेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि किस तरीके से आखिर क्या क्या हुआ क्लासिफिकेशन को बांटने के दौरान। देखिए, चूंकि बंटवारा सिंपल सा नहीं था, कुछ दो जीवों के बीच में नहीं था, बहुत सारे जीवों के बीच में था, पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव से था। तो अगर बात की जाए तो अगर मान लीजिए कि हम मंकीज का ही उदाहरण ले, तो मंकीज के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, है ना। बबून्स आते हैं, आपके लंगूर हो जाते हैं, उसके बाद सिंपली जो नॉर्मल बंदर होते हैं वो होते हैं। यानी कि अगर हम केवल मंकीज के अंदर देखें तो मंकीज केवल एक ही मंकी नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। लाइक अगर एलिफेंट्स देखें तो एलिफेंट्स के अंदर भी बहुत सारे उसके बहुत सारे काम कैटेगरीज हो जाते हैं, है ना। हॉर्सेस में भी बहुत सारे हॉर्सेस हैं, डॉग्स के अंदर बहुत सारे डॉग्स हैं। तो उसके अंदर भी एक जाति के अंदर और एक अंतर जाति आती है। तो कैसे बांटा जाए, क्या बेसिस माना जाए, किस तरीके से बांटा जाए, इसको ये समझ पाना किसी भी वैज्ञानिक के लिए मुश्किल था। आज जब हम इसको पढ़ते हैं तब ये हमारी समझ से परे होता है। तो सोचिए कि तब क्या होता होगा जब किसी ने इसको बांटने की सोची ही नहीं होगी, तब क्या हालात रहे होंगे, है ना। तो जब ये लोग बांटने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, मेनली इसके कैरेक्टर्स को जानने के लिए, इसे समझने के लिए, ताकि हर एक जीव के बारे में हम अच्छे से तरीके से समझ पाए, इसी के लिए इसका बंटवारा होना जरूरी था, इसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। तो कई वैज्ञानिक आए, जैसे अर्नस्ट हेकल थे, रॉबर्ट विटेकर थे एंड कार्ल वोल्ज थे। ये कुछ वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई हद तक बांटने की कोशिश भी की। अर्नस्ट हेकले ने अपने तरीके से बांटा, रॉबर्ट विटेकर ने अपने तरीके से बांटा और कार्ल वोल्ज ने अपने तरीके से बांटा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबने अपने अपने तरीके से, और इनके अलावा भी कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश की है, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है। लेकिन क्लासिफिकेशन में जो सबसे प्रमाणित और सबसे सही तरीका माना गया, वो माना गया रॉबर्ट विटेकर का। क्लासिफिकेशन के करने के तरीके में जो सबसे प्रमाणित और सबसे सही तरीका माना गया, वो किनका था? रॉबर्ट विटेकर साहब का था। कब? 1894 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन को दुनिया के सामने लेके आया। तो
1894 में जब रॉबर्ट हुक विटेकर ने ये अपनी क्लासिफिकेशन जब लेके आए वो वर्ल्ड लेवल पे, तो उनकी इस प्रमाणित जो क्लासिफिकेशन थी उसको सही माना गया और इन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे। किंगडम एक ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे जीवों को रखा गया था, तो 5 किंगडम्स को मेनली इन्होंने बांटा था कि पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको बेसिकली सबसे पहले 5 किंगडम्स के अंदर बांटा जाएगा। और वो 5 किंगडम कौन थे? पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगीज, चौथा प्लांटिस और पांचवा एनिमेलिया। जिसमें ये प्लांटिस और एनिमेलिया तो समझ में आ रहा है कि प्लांट और एनिमल्स है ना। प्लांटिस के अंदर फिर बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो छोटे छोटे जीव थे जिनको हम इनकी आंखों से नहीं देख सकते, जो माइक्रोस्कोपिक जीव थे, उनके लिए भी उन्होंने क्या किया, कुछ ग्रुप्स बनाए, जैसे कुछ मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगीज थे। इनके कैरेक्टर्स वाइज हम अलग अलग एक एक पॉइंट करके अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल उनके नाम जान रहे हैं, कौन कौन से किंगडम्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स में बांटा गया था। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 ग्रुप्स में, 5 किंगडम्स में इनको बांटा गया था। किनके द्वारा? रॉबर्ट विटेकर के द्वारा। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन से साइंटिस्ट ऐसे हुए जो कि क्लासिफिकेशन के लिए सबसे सही माने जाते हैं, तो वो कौन है? रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने कब दिया ये अपनी क्लासिफिकेशन का जो पूरा प्रमाणित डाटा था वो कब दिया है? 1894 में, है ना। अब देखिए इन्होंने बेस क्या क्या लिया था इसको बांटने का, क्लासिफिकेशन करने का बेस क्या क्या लिया। सबसे पहले इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को लिया। सेल स्ट्रक्चर को सबसे पहले इन्होंने बेस माना कि उसका सेल कैसा बना हुआ है। अगर वो सेल्यूलोज से घिरा हुआ है तो क्या हो जाएगा वो, यानी कि अगर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाए जा रहे हैं तो वो प्लांटिस के अंदर आ जाएगा। यानी कि सेल स्ट्रक्चर को उन्होंने बेसिक माना, क्योंकि सेल जो है हमारे पूरे जीवन का बेसिक इकाई है ना। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस दिखेंगे वो सेल के अंदर ही सबसे पहले होंगे। तो उन्होंने सेल को ही सबसे बेसिक माना और उसी से उन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला उनका बेस पॉइंट क्या था? सेल के आधार पे उन्होंने ये 5 किंगडम्स को अलग अलग पॉइंट में बांटा है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो खाना किस तरीके से खाते हैं, उनके सोर्सेज कहाँ से जुटाते हैं। जैसे हम लोग क्या है, खाना खाते हैं, अब खाना खाने में पोषण के लिए क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। तो ये जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का क्या यूज क्या होता है? ये यूज अपनी बॉडी के लिए हम करते हैं, और ये यूज का तरीका क्या होता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू ये हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। और प्लांट्स या फिर फंगीज या मोनेरा, प्रोटिस्टा जो भी है, इनके खाने का तरीका क्या है। तो इसके आधार पे उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों पॉइंट्स को उन्होंने मद्देनजर रख के, यानी कि उनको अपने निगाह में रख के इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने अंजाम दिया था। साथ ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से बॉडी बढ़ती जा रही है, कुछ नयापन आ रहा है उनके अंदर, इन हिसाब से भी, इसके हिसाब से भी उन्होंने क्लासिफिकेशन को अंजाम दिया। तो ये कुछ बेसिस थे जिनके आधार पे इन्होंने, यानी कि रॉबर्ट विटेकर साहब ने इस क्लासिफिकेशन को सही तरीके से बांटने की कोशिश की और जिसको पूरा वर्ल्ड जो है वो सही रूप में लेना शुरू किया। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने क्लास में देखी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किए जा रहे हैं, इवोल्यूशन क्या है, वेरिएशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में समझी। वेरिएशन को मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वेरिएशन के पढ़ने के बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर, अब ये क्लासिफिकेशन तो हो गया 5 किंगडम्स का, लेकिन किंगडम्स को भी कई ग्रुप्स में अलग अलग नीचे बांटा गया है, क्योंकि किंगडम एक बहुत बड़ा एरिया बन गया। जैसे किंगडम के अंदर जब हम प्लांटीज की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर पूरे धरती पे मतलब कितने प्रजाति के प्लांट होंगे ये सोच पाना भी मुश्किल है। और कई ऐसे प्लांट के पौधे ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने अभी तक सुना भी नहीं, जाना भी नहीं। हाँ, यानी कि हमारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके अंदर उसका नाम तक नहीं है। तो उसको समझने के लिए किस तरीके से उसको समझेंगे, इसके लिए उसको सब ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि रॉबर्ट विटेकर साहब ने क्या किया कि इनको 5 किंगडम्स में बांट दिया।
तो किंगडम एक बहुत बड़ी चीज है, यानी कि बहुत बड़ा वर्गीकरण है। अब जैसे एनिमेलिया की बात करें तो क्या सारे एनिमल्स एक जैसे होते हैं? नहीं ना, बहुत सारे, एक मतलब आप मच्छर से लेके एक आदमी तक, एक हाथी तक, सारा का सारा क्या है? एनिमल ही है ना। लेकिन अब इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा भाई, कैसे समझा जाएगा? तो इसको समझने के लिए इसको और भी सब ग्रुप्स में बांटा गया, जिसको छोटे छोटे इकाइयों में बांटा गया, जिसके तहत इसको समझा जाए। जैसे प्लांट, मैंने अभी बताया प्लांट के बारे में आपको। इसी तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगीज के अंदर भी है, लेकिन चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम इनको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्लांटीज और एनिमलिया की, तो इसको हम काफी अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं इनके बारे में। वेरिएशंस कितनी है, बहुत छोटा से लेके बहुत बड़ा जीव तक है। यानी प्लांट के अंदर एक छोटे से ग्रास से लेके एक बहुत बड़े जो देवदार के वृक्ष होते हैं उतने तक हो गए। तो इसीलिए इसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर वेरिएशंस काफी ज्यादा है। अब देखिए, तो इसको और सब ग्रुप में पढ़ने के लिए किस तरीके से बांटा गया। तो सबसे बड़ी क्लास, देखिए मैंने इसको ट्रायंगल के रूप में इसलिए दिखाया है क्योंकि जो हमारा किंगडम है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। ये एरिया काफी बड़ा है ना। और ये जब किंगडम से छोटा एरिया में आएगा वो क्या होगा? फाइलम का एरिया होगा। यानी कि किंगडम के अंदर जो, जैसे मान लीजिए हमने प्लांटी को लिया, तो प्लांटी के अंदर किंगडम क्या होगा? बहुत सारे प्लांट हो गए। अब उसमें फाइलम चेंज करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स को हमने अलग बांट दिया और उसके अंदर एक फाइलम बना दी, ठीक है। तो किंगडम जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट हो गया, उससे छोटा फाइलम, एंड देन क्लास जो होगा, क्लास उससे छोटा होगा, उसका एरिया उससे छोटा होगा, ऑर्डर उससे छोटा होगा, फैमिली उससे छोटा होगा और जीनस उससे छोटा होगा। और स्पीसीज जो होंगे वो पार्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ? स्पीसीज के अंदर। तो देखिए किंगडम्स में हम पहले पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टर्स, उससे जो कुछ कैरेक्टर्स जो कुछ नहीं मिलेंगे, अब अलग अलग टाइप मिलेंगे, उसको हम फाइलम के अंदर डाल देंगे, ठीक है। एक अलग क्लासिफिकेशन हो गई। अब फाइलम के अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स जो चेंज होंगे उसको हम क्लास के अकॉर्डिंग बांट देंगे कि तुम उस क्लास में, तुम उस क्लास में, तुम उस क्लास में, ऑर्डर में बांट देंगे, फैमिली में बांट देंगे, जीनस में बांट देंगे, स्पीसीज में बांट देंगे। जैसे देख लीजिए, हम इस क्लासिफिकेशन को हम अपनी जाति से समझते हैं। जैसे अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरा विश्व जो है वो क्या है? मानवता नाम की एक चीज है, और उसी मानवता धर्म में हम सब आते हैं। चाहे वो इंडिया का इंसान हो, चाहे वो पाकिस्तान का इंसान हो, चाइना का इंसान हो, चाहे वो अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, दुनिया के जितने भी जो मनुष्य हैं वो सभी एक ही धर्म में आते हैं, और उनका धर्म क्या है? मानवता धर्म। जो हमारे विश्व बंधुता की बात करते हैं हम भारतीय लोग, तो ये क्या है? क्योंकि हम सारे मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। हम इंडियन, पाकिस्तानी और चाइनीज करके उसको नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम सभी को एक जैसा देख रहे हैं। ये हो गया किंगडम। अब हम किंगडम में आने के बाद फिर हमने क्या किया कि देश को बांटना शुरू किया, है ना। देश को बांटा, नहीं भाई हम एशिया महादेश में हैं, आप यूरोप महादेश में हो, आप दक्षिण अफ्रीका में हो, मतलब इस तरीके से हमने क्या किया? अलग अलग उसको महादेशों में बांट दिया। अब उस महादेश से फिर क्या होता है? मैंने जैसे ये मनुष्यता मतलब इंसानियत से हट के हम आते हैं, एक वर्ल्ड पूरा ले लिए, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हम महादेशों में बांट दिए, महादेशों से फिर कंट्रीज में बांट दिए। अब एक महादेश के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, है ना। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों तो एक ही महादेश के अंदर है, लेकिन क्या सबका बायोग्राफी एक जैसा है? क्या सबका संस्कार एक जैसा है? नहीं। तो उसके कैरेक्टर्स पे हमने फिर से अलग बांट दिया कंट्री के हिसाब से, है ना। अब आ गए हम इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर क्या सारे जगह सारे लोग एक जैसा जीते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे उनकी पोशाक है? नहीं ना। तो उसके आधार पर हमने क्या किया? राज्यों का बंटवारा किया, है ना। राज्यों का बंटवारा इसलिए ताकि हम अलग अलग राज्यों के हिसाब से उसकी संस्कृति को समझ सके। अब ये राज्यों का जब बंटवारा हो जाता है उसके बाद भी हम उसको सब डिवीजन में बांटते हैं। सबसे पहले राज्य बटे, उसके बाद जिले बटे, उसके बाद उसको हम प्रखंड में बांटते हैं, प्रखंड के बाद फिर उसको अलग अलग पंचायतों में बांटते हैं, फिर उसके बाद गांव तक आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्लासिफिकेशन को भी समझने के लिए क्या किया गया है? किंगडम एक बहुत बड़ा समूह, लाइक पूरा वर्ल्ड हो गया। किंगडम में अंदर पूरा वर्ल्ड हो गया।
फाइलम की बात करें तो ये एक महादेश हो गया। फिर उसके बाद अगर हम क्लास की बात करें तो ये हमारा इंडिया हो गया। इंडिया के अंदर क्या हो गया, ये हमारे राज्य हो गए, यानी कि हमारे जो स्टेट हो गए वो हो गए। स्टेट के अंदर बात करें तो ये जिले हो गए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हो गए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बात करें तो ये प्रखंड हो गया। प्रखंड के अंदर बात करें तो जिस तरीके से हम बंटवारा करते हैं किसी पार्टिकुलर इंसान के बारे में जानने के बाद, अब क्या होगा कि हम प्रखंड में आ गए, प्रखंड में आने के बाद फिर हम पंचायतों में जाएंगे, पंचायत के अंदर फिर गांव के अंदर जाएंगे, गांव में फिर पता चलेगा कि मतलब कोई भी इंसान के बारे में कि पार्टिकुलर आदमी कहाँ रहता है, तब हम उस तक पहुंच सकते हैं, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी एक स्पीसीज के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले किंगडम पढ़ना होगा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। स्पीसीज तक आने में हमको पहले बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं और इन क्लासिफिकेशंस को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोनेरा को देखेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटी, एनिमलिया, और करते करते फिर हम सारे जीवों तक पहुंचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ और नई सारी जानकारियों के साथ, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मोनेरा के गुणों को देखेंगे कि मोनेरा है क्या, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स हैं और किस तरीके से उसको क्या क्या उसके बेस क्या क्या बेस मान के उसको एक अलग किंगडम के अंदर रखा गया है। तो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आई थिंक आपको बहुत पसंद आ रही होंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी कि शेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो हमारी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे और बहुत स्ट्रगल की बात मैं बना रही हूँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और इसलिए नहीं पहुँचाइए कि हमें फ़ायदा हो, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।